अरे अरे बोर्ड का देख लो, बोर्ड का ये थारी बात करना तो रुक जाओ मैं 5 मिनट। हाँ, चलो कर लो, बस होगी। ठीक है, क्या पढ़ लिया था लास्ट क्लास में अपन ने? फीडबैक एम्पलीफायर हो गए थे पूरे, क्वेश्चन कर लिए उसके, समझ में आ गए? कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले भी बता देना रहा ना, ठीक है। हाँ, मैसेज करें बेचारा। चलो, इलेक्ट्रॉनिक्स निपट जाएगी अब 2-3 क्लास में, ज़्यादा कोई है नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में मामला। और आज क्या शुरू करना अपन को? नेगेटिव फीडबैक तो पिछले वाले में हो गया था, उसके जो प्रॉपर्टीज थी वो भी अपन ने देख ली थी, क्या क्या थी। अब पॉजिटिव फीडबैक पढ़ना था ना। पॉजिटिव फीडबैक का जो पहला एग्जाम्पल है वही क्या है? ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर्स, दोलित्र। क्या है? दोलित्र है ऑक्सीलेटर। इससे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, रेक्टिफायर पढ़ा था क्या? रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को किस में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है? डीसी में। और ये ऑक्सीलेटर क्या करता है? डीसी को, हाँ, डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में परिवर्तित करने के काम आता है। और होता क्या? सेल्फ सस्टेन डिवाइस होती है। सेल्फ सस्टेन डिवाइस होता है, जिसको अपन एम्पलीफायर के रूप में कह सकते हैं। यहां किसके एक साथ? विद पॉजिटिव फीडबैक। फीडबैक कैसा काम में लेते हैं? हाँ, पॉजिटिव फीडबैक इसमें अपन काम में लेते हैं। नेगेटिव वाला तो केस अपन देख चुके थे। तो ये सेल्फ सस्टेन डिवाइस होती है, या यूं कह सकते हैं कि सेल्फ एक्साइटेड एक्टिव डिवाइस हो सकती है, एक्टिव सर्किट्स होते हैं, या और ऐसा भी कह सकते हो सेल्फ एक्साइटेड सर्किट्स होते हैं। ठीक है, फीडबैक कैसा है? पॉजिटिव। और ये वाले आपके पास डिवाइसेस होते हैं, क्या काम आते हैं? डीसी सिग्नल टू एसी कन्वर्जन, इसमें काम आता है। डीसी सिग्नल जो आपके पास रहता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? एसी सिग्नल में। जितनी भी आपको चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सर्किट सेट करते हैं। और ये क्या करता है? जो डीसी इनपुट रहता है इसके पास, उसको क्या करता है? हाँ, एसी में कर देता है, ऑक्सीलेट करके एसी आउटपुट दे देता है। ये इसका सिंपल सा काम होता है। और ऐसा करने के लिए जो बेसिक सर्किट आपने पढ़ा था 12th क्लास में, आपको ध्यान हो तो, है ना, कौन सा सर्किट पढ़ा था? ऐसा करने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए? एक्टिव एलिमेंट्स होने चाहिए। एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? एक्टिव एलिमेंट्स होना चाहिए। पैसिव एलिमेंट तो क्या करता है? नॉर्मली एनर्जी लॉस करता है ना। होता है इसमें भी एनर्जी लॉस, लेकिन उतना नहीं होता। और आपको दोलन कराने के लिए या सस्टेन कराने के लिए दोनों को आपको कुछ चीजें चाहिए, फीडबैक तो चाहिए, उसके साथ सर्किट्स ऐसे होने चाहिए इसमें एक्टिव एलिमेंट। और उनमें आपके पास बेसिक जो एलिमेंट है वो क्या है? कैपेसिटर है और कॉइल है। क्या है? कैपेसिटर और कॉइल है। तो ऐसा करवाने के लिए जनरली आपके पास क्या रहना चाहिए? टैंक सर्किट काम में आना चाहिए। कौन सा सर्किट है? ये टैंक सर्किट यूज किया जाता है, जो एक सिंपल सर्किट आप डिफाइन करते हो किसके रूप में? कॉइल के रूप में। और साथ में इसके पैरेलल क्या लगाते हो? एक कैपेसिटर लगाते हो। छोटा सा रेजिस्टेंस कह सकते हो, यहाँ पे एल होता है और सी होता है, ये छोटा रेजिस्टेंस होता है आपके पास। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ये आर यूं समझ सकते हो कि आप इस सर्किट की क्या बताता है? रेजिस्टिव पार्ट को एक्सप्लेन करता है। इस सर्किट में एनर्जी लॉस भी होता है। ऐसा नहीं कि एक बार सर्किट को आपने एनर्जी दे दी तो उसके बाद मामला बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। सर्किट का कुछ ऐसा पार्ट भी आपके पास रहता है जो एनर्जी को क्या करता है? कंज्यूम करता है। ऐसी कंडीशन में आपने इनिशियली क्या कर दिया? इनिशियली चार्ज कैपेसिटर, या कैपेसिटर को चार्ज करते हैं इनिशियली बाई सपोज आपने एक बार इसको चार्ज करके छोड़ दिया कैपेसिटर को, एक्सटर्नल कोई सोर्स था, पावर सप्लाई सोर्स आपके पास, और आपने इसको सप्लाई दे दी, डीसी दे दिया और काम हो गया। होगा क्या इनिशियली? इस प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा? सपोज हमने पॉजिटिव दिया है, हमने दिया पॉजिटिव, हमने कैसा दिया है? पॉजिटिव दिया है।
और इस प्लेट पे कैसा, नेगेटिव। ये स्थिति रहती है। तो कैपेसिटर पे क्या आ गया, एनर्जी स्टोर हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c के फॉर्मेट में एनर्जी स्टोर हो गया। आप जानते हो किसके फॉर्मेट में, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, जितना चार्ज दिया। हाँ, अब क्या करेगा कैपेसिटर, ये सिरा पॉजिटिव वोल्टेज और ये नेगेटिव वोल्टेज, कैपेसिटर के कारण क्या फ्लो होगी, करंट इस सर्किट में से। कोयल में से जैसे ही करंट फ्लो होगी, कैपेसिटर पे क्या होना शुरू हो जाएगा, चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इधर से, उनके कारण करंट फ्लो होगी। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा। इनिशियली क्या होगा, मैक्सिमम करंट आपके पास, सॉरी करंट आपके पास इनिशियली बहना शुरू होगी, मैक्सिमम करंट फ्लो होगी जब ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा ये, है ना, कंप्लीटली क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। अब इस पे क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्चार्ज होने के बाद ये एक स्थिति है, करंट कम से ज्यादा हुई है तो वहां इंडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, हाँ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, और ये जो एनर्जी इसके पास थी वो किसको ट्रांसफर हो गई, हाँ, थोड़ी बहुत एनर्जी सर्किट के कारण, आर की जो प्रतीकात्मक रूप से आपके पास आर जुड़ा है, इसमें से कुछ एनर्जी क्या हो गई, लॉस भी होती है। अब ये क्या करता है, कैपेसिटर नेगेटिव जो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, तो इस कंडीशन में अब इसके कारण करंट फ्लो होना कम हो जाएगी, धीरे होगी, धीरे धीरे होती होती जीरो होगी। अब ये क्या करेगा, फिर उसका विरोध करेगा, करंट के कम होने का क्या करेगा, विरोध करेगा, और वापस से क्या, नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, और वो इस कैपेसिटर में से करंट फ्लो कराने का प्रयास करेगा। कैपेसिटर उल्टी साइड से क्या होना होगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब ये कंप्लीट चार्ज होगा तो फिर करंट का मान कितना, एक क्षण के लिए जीरो, और उसके बाद फिर क्या होगा, इसमें एनर्जी स्टोर, और ये नेगेटिव डायरेक्शन से फिर करंट स्टोर स्टार्ट करेगा वापस से, समझ गए। इनिशियली आपने जैसे इसमें से करंट बहाई थी, तो मैक्सिमम करंट जब पहुंची थी उस कंडीशन में ये क्या हो गया था, डिस्चार्ज। तो उस करंट को बैलेंस रखने के लिए ये क्या करता है, करंट फ्लो करवाता है, करंट फ्लो करवाते करवाते क्या करता है, ये एनर्जी फिर से कम कर देता है, और ये कैपेसिटर नेगेटिव साइड से क्या होना शुरू हो जाता है, चार्ज होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, ये एनर्जी वापस किस में स्टोर, कैपेसिटर में, कैपेसिटर से फिर करंट फ्लो होती है अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर किस में एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है, कॉइल में, और फिर मैक्सिमम करंट के टाइम यहाँ क्या होगा, करंट डिक्रीज, उसकी मैक्सिमम के बाद डिक्रीज होना शुरू होगी, तो उसको कौन पूर्ति करने का प्रयास करेगा, कॉइल पर, उसके ऊपर ईएमएफ है, वो ये प्रयास करेगा कि करंट में कमी ना हो, तो वो अपने वाले एनर्जी देना शुरू करेगा। फिर से कैपेसिटर दूसरी साइड में क्या होना शुरू होगा, चार्ज होना शुरू होगा, और कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, उस टाइम करंट फिर से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा है। इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी जो होगी 1/2 Li² यहां से और Q²/2c दोनों में क्या होती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी, यही था। तो इसके फलस्वरूप आपको जो आउटपुट मिलेगा, सिग्नल का आउटपुट मिलेगा, वो किस टाइप का मिलेगा, ये स्थिति बनेगी। समझ रहे बात आप, ये सिग्नल आउटपुट सिग्नल, ये टाइम के रेस्पेक्ट में आप ले सकते हो, ठीक है। आउटपुट सिग्नल के फॉर्मेट में क्या ले सकते हो, ई और आई ले सकते हो, ठीक है। एक चीज देखी क्या आपने, इनिशियली आपको ऑक्सीलेशन मिल रहे थे, मैक्सिमम मिल रहे थे ना, फिर धीरे धीरे क्या होते होना शुरू हो गए, कम होना शुरू हो गए, ये डिक्रीज होना शुरू हो गए यहां से, ठीक है। ये डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये वाली स्थिति बनती है। सिंपल, अगर कोई आपके पास टैंक सर्किट है, बाहर से आप कुछ दे नहीं रहे हो, एक बार आपने सिंपल एनर्जी उसको दी थी, डीसी सप्लाई के रूप में कैपेसिटर को दे दी थी, और उसके पास एनर्जी स्टोर हो गई थी, उसके बाद ये सारा का सारा काम इस सर्किट से होता रहता है। लेकिन एक मजेदार बात देखी कि आपने एक बार एनर्जी देके इसको छोड़ दिया था, मैक्सिमाइज करके छोड़ दिया था, उसके बाद में जब आउटपुट लिया गया तब देखो आपको ऑक्सिलेटरी आउटपुट मिला। बस इसमें एक दिक्कत है, क्या है एक दिक्कत, कि ये सस्टेन नहीं है, टाइम के साथ क्या होता जा रहा है, हाँ, एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, इंटेंसिटी कम होती जा रही है, एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर एक काम कर लें, कहीं से एक काम कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, इस टैंक सर्किट के साथ एक ऐसा एम्पलीफायर जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए, एक एम्पलीफायर जोड़ दिया जाए। तो एम्पलीफायर जोड़ने का मतलब ये जो आउटपुट होगा इसको क्या कर देगा, वो और एम्पलीफाई कर देगा। प्रॉब्लम वहां भी सेटिस्फाई नहीं हुई, क्यों, ये बड़ा मिल जाएगा सिग्नल, और तो क्या होगा एम्पलीफायर में। तो फिर क्या किया जाए, फिर अगली बात ये आई कि इसमें एक फीडबैक कर दो। क्या कर दो, हाँ, ये जो आउटपुट सिग्नल आपको इनिशियली मिला, इसका एक छोटा सा पार्ट ले आप और वापस किस में लगा दो, इनपुट में लगा दो।
समझ गए बात आप? इनपुट में लगाते हो सकता है इसका जो गेन था वो तो क्या हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, गेन भले ही थोड़ा सा क्या हो जाए, कम हो जाए, एम्पलीफिकेशन भले ही थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन क्या स्थिति बनेगी, वो जो कमी आएगी हर साइकिल के बाद, उस कमी में, एनर्जी में जो कमी आएगी, एम्पलीट्यूड में जो कमी आप बता रहे हो हर साइकिल के बाद, वो जो कमी है वो वापस किससे पूरी कर ली जाएगी, फीडबैक के थ्रू कर ली जाएगी। समझ गए? अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये तो इनिशियल ट्रिगर था, काम शुरू हो गया था, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये गेन धीरे धीरे कम होता होता वापस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ करके और क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। समझ गए बात आप? वो कंडीशन क्या आ जाएगी, सेल्फ सस्टेन्ड कंडीशन आ जाएगी। क्या होगा उस कंडीशन में, ऑक्सीलेटर क्या करेगा, अपने आउटपुट में से थोड़ा सा पार्ट वापस फीडबैक कर देगा, किसमें, इनपुट में। किसके रूप में, पॉजिटिव फीडबैक के रूप में। किसके रूप में, पॉजिटिव फीडबैक के रूप में कर देगा। और जैसे पॉजिटिव फीडबैक के रूप में कर देगा, ये जो आने वाली कमी है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, यानी दोलन आयाम बढ़ना शुरू होंगे, जो कम हो रहे थे बढ़ना शुरू होंगे, बढ़ना शुरू होंगे। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इतना सफिशिएंट आउटपुट में से इनपुट में फीडबैक कर दिया जाएगा या होता रहेगा, ताकि आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ये ऑक्सीलेशन कांस्टेंट मिलना शुरू हो जाएंगे। समझ गए बात आप? और खास बात, ये जो इनका टाइम पीरियड है ये किस पे डिपेंड करता है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एल और सी के मानों पर डिपेंड करती है। किसके मानों पे, एल और सी, और यहां जो एलिमेंट्स जोड़ते हैं उन पे डिपेंड करती है। तो इनके मान में चेंज करते ही ये फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो सकती है। समझ गए बात आप? और ऐसे जो ऑक्सीलेटर हैं जो एल और सी के मान में चेंज करने से, फ्रीक्वेंसी चेंज करके अपन डिजाइन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एलसी ट्यून्ड ऑक्सीलेटर कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, एलसी ट्यून्ड ऑक्सीलेटर कहलाते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार के आपके पास क्या रहते हैं, ऑक्सीलेटर रहते हैं। अब आप, कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है साइकिल, ये वाला वेव वाला, ये तो साइनोसॉइडल है। कैसा है, साइनोसॉइडल है। जरूरी नहीं कि ऑक्सीलेटर साइनोसॉइडल ही हो, ऑक्सीलेटर साइनोसॉइडल ही हो। वेवफॉर्म के आधार पर, वेवफॉर्म के आधार पर कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। पहले तो कौन सा, साइनोसॉइडल, दूसरे कौन से, नॉन साइनोसॉइडल। समझ गए? ये वाले ऑक्सीलेटर्स नॉर्मली होते हैं, इनमें साइन वेव रहती है नॉर्मली। ठीक है, साइन वेव के फॉर्मेट में रहते हैं। जैसे आपके पास कौन से हैं, कॉलपिट ऑक्सीलेटर है, हार्टले ऑक्सीलेटर है, ये सारे कौन से हैं, साइनोसॉइडल हैं। दूसरे टाइप के ऑक्सीलेटर जो होते हैं उनमें कौन सी वेव फॉर्म रह सकती है आपके पास, स्क्वायर रह सकती है, ठीक है, ट्रायंगल रह सकती है, ट्रायंगुलर रह सकती है, शॉटूथ रह सकती है, और अदर टाइप की जो वेव फॉर्म आपके पास रहती है वो इसमें रह सकती है। इनमें जनरली कौन आते हैं, मल्टी वाइब्रेटर्स। कौन आते हैं इनमें जनरली, आपको एग्जांपल के तौर पे देखना चाहो तो कौन आते हैं, मल्टी वाइब्रेटर्स इसमें कंसिडर करते हैं। इसमें जनरली कौन से लेते हो आप, हार्टले, कॉलपिट्स ऑक्सीलेटर, आरसी फेज शिफ्ट भी आ जाता है इसी में। ठीक है, ये आपके पास ऑक्सीलेटर्स होते हैं नॉर्मली, जनरली वेव फॉर्म के आधार पर है। बाकी तरीके बहुत हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के। दूसरा आप जैसे ऐसे कह सकते हो कि सर फ्रीक्वेंसी के बेस पे कौन कौन से होते हैं, तो अपने यहाँ जनरली दो ही हैं अपन ऐसा पढ़ने वाले फ्रीक्वेंसी के बेस पे। कौन कौन से, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर और दूसरा कौन सा, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है वो तो कौन से, हार्टले और कॉलपिट है, और ऑडियो फ्रीक्वेंसी वो कौन सा है, आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर है। समझ गए? रेडियो फ्रीक्वेंसी किस रेंज के रहते हैं, लगभग 10⁴ से 10⁷ हर्ट्ज के आसपास रहते हैं, यानी 10s ऑफ किलो हर्ट्ज से लेकर के 10s ऑफ मेगा हर्ट्ज की ऑर्डर के होते हैं फ्रीक्वेंसी के। और ऑडियो फ्रीक्वेंसी आप जानते हो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक के आसपास के होते हैं। ये सिंपल आपके पास क्लासिफिकेशन रहता है, जिसके आधार पर आप कहते हो कि ऑक्सीलेटर किस किस टाइप के हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। मल्टी वाइब्रेटर आपने किस में पढ़े हैं, याद है क्या, किस में पढ़े मल्टी वाइब्रेटर, एमएससी में नहीं पढ़े, कह रहे हैं पढ़े हैं ना। हाँ, अब क्या होता है, एक खास बात और, ये तो ऑक्सीलेटर हो गया और फ्रीक्वेंसी की ये वेव फॉर्म के आधार पर, दूसरा फ्रीक्वेंसी के आधार पर करेंगे तो बहुत टाइप के हो सकते हैं।
बहुत टाइप के हो सकते हैं, अपने यहाँ सिलेबस में उनमें से कौन से हैं, दो हैं जो अपन वहां डिस्कस कर लेंगे साथ के साथ। अब अगली बात होती है कि ऑक्सीलेटर के लिए जो परिपथ के लिए कंडीशन होती है क्या होनी चाहिए, वो एक नया सा नाम आपने सुना होगा, बार्कहाउजेन क्राइटेरिया। सुना है क्या? सेल्फ सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, है ना? तो सेल्फ सस्टेन्ड या सेल्फ एक्साइटेड, जो आपके पास ऑक्सीलेटर्स हैं एक्साइटेड एंड सस्टेन्ड के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या कहलाते हैं? बार्कहाउजेन कसौटी। बार्कहाउजेन कसौटी कहलाता है, यही है। बार्कहाउजेन क्राइटेरिया क्या है? दो बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं दो। देखो, फीडबैक कैसे अपन काम में लेते हैं? फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, देखो यहां नोट करके लिखना आप। फीडबैक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव फीडबैक काम में लेने का मतलब जो गेन होता है आफ्टर फीडबैक, वो एफ होता है क्या? इसका कितना होना चाहिए? ए अपॉन 1 - a बीटा। 1 + a बीटा तो किसके लिए लिया था अपन ने, आपको याद है क्या? 1 + a बीटा किसके लिए लिया था? हाँ, नेगेटिव फीडबैक के लिए लिया था। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या, यहां से आपको क्या पता चला? अब हम ये कह रहे हैं कि आफ्टर फीडबैक क्या स्थिति होनी चाहिए कि वो दोलित्र की तरह काम करे। कैसा? सेल्फ एक्साइटेड एंड सस्टेन्ड ऑक्सीलेटर की तरह। क्या होगा? आपने इनिशियली तो ट्रिगर कर दिया, जैसे ही आपने इनिशियली ट्रिगर किया उस कंडीशन में आपने क्या किया? उसको कुछ एनर्जी दे दी, यानी बाहर से आपने कुछ दिया, इसका मतलब आपने इनपुट में कुछ लगा दिया। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं दिया, उसके बाद क्या स्थिति आती है? फीडबैक से इनपुट दिया जाता है। समझ गई बात आप? तो थोड़ी देर बाद जब ऑक्सीलेशन सस्टेन हो जाते हैं उस कंडीशन में बाहर से कुछ दे रहे हो क्या? बाहर से कुछ भी नहीं लगा रहे। अगर बाहर से कुछ भी नहीं लगा रहे तो उस कंडीशन में आपके पास इनपुट, इस एफ को क्या लिखते थे, आपको याद है क्या? V0 ' याद है क्या? तो उस Vi की वैल्यू क्या रहती है? आफ्टर सेल्फ सस्टेंस क्या रहती है? सेल्फ सस्टेंस की कंडीशन में Vi क्या रहता है? 0। Vi क्या रहता है? बाहर से कुछ नहीं दे रहे, टोटल का टोटल इनपुट है वो किससे दिया जा रहा है? फीडबैक से दिया जा रहा है। तो फीडबैक से दिया जा रहा है तो गेन कितना हो जाना चाहिए? इनफाइनाइट। क्या हो जाना चाहिए? इनफाइनाइट हो जाना चाहिए गेन, कायदे से। और इनफाइनाइट होने का मतलब ये जो ए बीटा आपके पास है, इसको क्या कहते थे आप? लूप गेन कहते थे क्या? पासलब्धि क्या कहते थे हिंदी में इसको? या फीडबैक फैक्टर कहते थे क्या? एक तरीके से क्या कहते थे? नहीं पता, कोई बात नहीं, फीडबैक फैक्टर आप इसको कहते थे। तो ये जो फीडबैक फैक्टर आपके पास है ये कितना हो जाना चाहिए इनफाइनाइट के लिए? बताओ जरा यहां से देखिए, इनफाइनाइट के लिए कि ये राशि आपको इनफाइनाइट मिले एफ, तो कितना होना चाहिए बीटा का मान? हाँ, ए बीटा क्या होना चाहिए? ए बीटा शुड बी 1, क्योंकि ए बीटा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये ध्यान है, बीटा कॉम्प्लेक्स होता है, नॉर्मली बीटा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो ए बीटा क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, तो ए बीटा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दैट इज फीडबैक फैक्टर शुड बी यूनिटी।
या शुड बी 1? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम एक काम कर रहे हैं, फीडबैक कैसा दे रहे हैं? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए क्या स्थिति रहनी चाहिए? नेट फेस डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 या मल्टीपल ऑफ 2 पाई, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि धनात्मक पुनर्निवेश होता है, होना चाहिए, अतः पुनर्निवेशित संकेत तथा निवेशी संकेत या निवेश के बीच कलांतर कितना? 0 या 2 पाई का गुणज होना चाहिए। बेसिकली काम 2 पाई से ही हो जाता है, 0 या 2 पाई का गुणज होना चाहिए, क्योंकि धनात्मक फीडबैक है। क्या है? हाँ, धनात्मक फीडबैक है। तो ये 2 पाई किससे लोगे? 2 स्टेप में लोगे। 180 तो किससे? प्रवर्धक से, प्रवर्धक से। और दूसरा 180 प्लस 180 किससे? फीडबैक सर्किट से। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 पाई टोटल और 360। ठीक है, टोटल इतना हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो जो पुनर्निवेशी पार्ट है वो, और जो आपके पास सिग्नल रहता है वो, जो इनपुट रहता है, सॉरी, वो क्योंकि आउटपुट से ले रहे हो तो आउटपुट में जाएगा, इनपुट से आउटपुट में, तो 180 तो कौन कर देगा? प्रवर्धक। इसलिए इसके लिए नॉर्मली कौन सा प्रवर्धक काम में लेते हो आप? सी कॉमन एमीटर। या फिर जब आप ऑप एम्प में जाते हो तो इन्वर्टर काम में लेते हो, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर काम में लेते हो वहां पे। ठीक है, और 180 कौन करना चाहिए? फीडबैक सर्किट करना चाहिए, जो पुनर्निवेश जिससे आप करते हो सर्किट से, वो ऐसा करना चाहिए। ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? सस्टेन होनी चाहिए, है ना? और दोनों का ही पालन होना चाहिए। अगर दोनों का पालन होता है तो ही आप उस सर्किट को किसकी तरह काम में ले सकते हो? हाँ, किसकी तरह? ऑक्सीलेटर की तरह। तो ये जो आपके पास ए बीटा इक्वल टू 1 है, इस ए बीटा इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं? इनिशियल प्रोसेस को भी शामिल कर लें तो कई बार आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, ए बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब समझते हो क्या? ए बीटा ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ? इनिशियली जो सिग्नल दिया है इसको ट्रिगर करने के लिए, है ना, उस टाइम ए बीटा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से। समझ गए बात आप? तो उस कंडीशन में आपने क्या किया? इनपुट दिया है, तो वहां उस कंडीशन में आउटपुट थोड़ा सा, या लूप गेन जो आपके पास पुनर्निवेश गुणक रहता है बीटा, वो थोड़ा सा 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हो जाना चाहिए? हाँ, वो ए बीटा इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? कांस्टेंट 1 के बराबर होना चाहिए। और ऐसा हुआ, होते ही क्या हो सकता है? सेल्फ सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन आपको फाइंड आउट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। हाँ, एक चीज और लिख देना, ए बीटा जो हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। यहां से नोट में पहला नोट तो ये, दूसरा नोट ये, ए बीटा को आप 1 प्लस J0 ऐसे भी लिख सकते हो, मे बी कॉम्प्लेक्स, है ना? क्या लिख सकते हो? क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सेल्फ सस्टेन ऑक्सीलेशन के लिए क्या होना चाहिए? लेकिन आपके पास ए बीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो आपके पास ऑक्सीलेटर है, अगर आप ऐसा बनाना चाहते हो कि सर्किट आपके पास कैसा होना चाहिए, किसके लिए? सेल्फ एक्साइटेड ऑक्सीलेशंस के लिए, है ना? तो आप ये देखते हो कि सर्किट की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा होना चाहिए बेसिक सर्किट। सेल्फ सस्टेन्ड जो ऑक्सीलेटर्स हैं उनके लिए सर्किट रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए?
सेव कर लें वरना गड़बड़ हो सकती है ना। क्या होना चाहिए? पहली बात तो आपके पास सर्किट में एक तो फीडबैक सेक्टर होना चाहिए, है ना। फीडबैक सेक्टर का मतलब एक फीडबैक सर्किट होना चाहिए, ठीक है ना। यानी एक पार्ट आपका फीडबैक का होना चाहिए और एक पार्ट क्या होना चाहिए, जो भी इनपुट में आया उसको एम्पलीफाई करके दे सिग्नल को, तो एक एम्पलीफायर होना चाहिए बेसिकली, है ना। तो जो बेसिक सर्किट आपके पास है वो बेसिक सर्किट आप इस टाइप का ले सकते हो। इसको आप कह रहे हो कि एम्पलीफायर है, ठीक है। इसका गुणक का मान कितना है एम्पलीफिकेशन का? ए है सपोज। आप क्या कर रहे हो इसके साथ इनपुट में, सॉरी इसके साथ एक प्रतिघात यहां लगा रहे हो, दूसरी प्रतिबाधा इंपिडेंस यहां लगा रहे हो और एक इनके साथ में ये लगा रहे हो आप प्रतिबाधा। ये व्यवस्था आपके पास रहती है, ठीक है। और इसको क्या कर रहे हो आप, इसके साथ जोड़ करके ग्राउंडेड Z1 Z2 Z3, ये वाला आपके पास सिंपल सा सर्किट होना चाहिए, बहुत सिंपल सा सर्किट होना चाहिए, ठीक है। इसको आप 1 कह सकते हो, टर्मिनल 1, ये टर्मिनल 2 कह सकते हो और इसको टर्मिनल 3 कह सकते हो। ये कॉमन एमीटर वाला केस ले सकते हैं अपन एग्जांपल के लिए, तो ये कॉमन एमीटर वाला टर्मिनल है 3 और इसको कलेक्टर ले सकते हो, इसको जनरली बेस कह सकते हो और इसको कौन सा है, और ये कौन सा, तो ये आपके पास सीईसी बन गया, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर बन गया। Z1 Z2 और Z3 आपके पास क्या बन गई, प्रतिघात, अब ये प्रतिबाधा है, ठीक है ना। और इनका कॉम्बिनेशन आप इस तरीके से सेलेक्ट करते हो कि फीडबैक भी हो जाए और आपको आउटपुट भी जितना लेना वो मिल जाए। तो ये जो सर्किट आप डिफाइन करते हो इसमें ये कौन सा पार्ट है, एम्पलीफायर पार्ट है। ये जो Z1 वाला पार्ट है इससे फीडबैक होता है, Z1 के थ्रू क्या करते हैं अपन, फीडबैक करते हैं। समझ गए बात आप, ठीक है। हाँ, ये जो Z2 है इसके सिरों से क्या लेते हैं, टर्मिनल्स ऑफ Z2 और Z1 प्लस Z3, क्योंकि Z1 और Z3 इस टर्मिनल को अगर मैं G कर दूं या 3 के साथ वाला पॉइंट 3 को G कर दूं मैं, तो यहां से आप आउटपुट ले रहे हो, लेकिन इसके साथ देखो यहां से ये प्लस यहां मिलकर के ये दोनों इसके साथ क्या है, पैरेलल में एक तरह से। और Z1 और Z3 को क्या माना जा सकता है, एक तरह से सीरीज में माना जा सकता है, ठीक है। क्योंकि यहां से Z1 के सिरों से देखो, ये आपके पास Z1 को आप यहीं ले आओ, यहां से इस तार को बड़ा कर लो, Z1 को यहीं ले आओ, ये दोनों सीरीज में हो गए, लेकिन इसका बीच से पार्ट कोई अपने कनेक्ट करके इनपुट में लगाया, तो इसका मतलब है कि ये जो पार्ट इस ग्राउंड और Z1 के बीच वाला जो आपके पास वोल्टेज है वो कहां हो रहा है, फीडबैक में इनपुट हो रहा है। समझ गए बात आप। और बेसिकली इस ग्राउंड और इस टर्मिनल कलेक्टर और एमीटर के बीच वाला केस यही है। कलेक्टर, ये कलेक्टर और ये एमीटर, देखो जरा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में एमीटर कॉमन जब रहता है, ग्राउंडेड रहता है, आउटपुट कहां से लेते हो आप, कलेक्टर से। समझ गए बात आप। तो आउटपुट कहां से मिलेगा, हाँ, इनके पैरेलल में एक व्यवस्था और करी आपने फीडबैक के लिए, क्या, कलेक्टर से क्या जोड़ा आपने, कलेक्टर और इस एमीटर के बीच आपने एक चीज और जोड़ दी, Z3 और Z1 जोड़ दी, Z3 और Z1। Z1 कहां है, ग्राउंड से जुड़ी हुई है एमीटर से। अब इस Z1 के सिरों पर जो वोल्टेज होगा, भाई जो टोटल वोल्टेज आउटपुट में मिलेगी आपको, जैसे आप यूं कह सकते हो कि ये जो Z3 आपके पास है इस तरीके से, Z2 है और यहां ये जो आपके पास है कौन, Z3, और यहां कौन रहता है, Z1। समझ रहे बात आप। और ये यहां किसके साथ जुड़े हैं, ग्राउंडेड, 3 वाला टर्मिनल ही तो है, एक तरीके से यही तो है। और ये टर्मिनल क्या कह दूं मैं, इसको 2 कह दूं, इसको ऐसे जोड़ सकता हूं। तो आउटपुट कहां से लेते हो आप, 2 और 3 के सिरों से लेते हो कॉमन एमीटर में, ठीक है। तो यहां से आउटपुट मिलता है, तो वो आउटपुट इनके सिरों पे भी तो सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल है। आप एक काम कर सकते हो, ये जो आउटपुट मिलेगा आपको, उस आउटपुट का डिवीजन Z2 और Z1 में होगा, Z3 और Z1 में होगा।
तो हम ये कह रहे हैं कि उसका कुछ पार्ट तो Z3 पे ड्रॉप हो जाएगा और बचा हुआ पार्ट Z1 पे ड्रॉप हो जाएगा। आप इस यहां से, इस सर्किट से यहां से वापस क्या ले लेते हो, V फीडबैक इन दोनों टर्मिनल से, यहां से एक पॉइंट निकाल करके, और यहां ये ग्राउंडेड है, इन टर्मिनल के बीच यानी Z1 की शुरू पे जो वोल्टेज होगी, इस टर्मिनल को वापस कहां जोड़ दोगे, 1 के साथ। और ये 1 कहां जुड़ा है, एमीटर के, सॉरी एम्पलीफायर के इनपुट में जुड़ा है, तो ये वापस फीडबैक होगी ना इतनी वोल्टेज। समझ गए? तो ये सर्किट आपके पास बेसिकली होता है। समझ गए बात आप? ठीक है, तो Z1 Z2 और Z3 का एक तरह का कॉम्बिनेशन आप डिफाइन करते हैं, और उस कॉम्बिनेशन से आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट जो वोल्टेज है उसका कुछ पार्ट क्या कर सकते हैं, जितना आपको रिक्वायर्ड होता है उतना पार्ट फीडबैक में वापस लगा सकते हैं। क्लियर? तो ये इस टाइप का सर्किट आपके पास होना चाहिए। अब इसको अपन थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आपके पास क्या दिया गया है कि वो जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर दिया गया है उसके इक्विवेलेंट सर्किट बना लें, और सारा काम किस में करना है अपन को, चूंकि आउटपुट में ही करना है। इनपुट वाला केस तो आपके पास लेना ही नहीं आपको, तो इनपुट में तो केवल फीडबैक लगाना है, आउटपुट वाले केस में ही देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो ये आपके पास प्रतिबाधाएं तो जुड़ेंगी, इस फॉर्मेट में जुड़ेंगी, इसमें जुड़ेंगे। यहां इनके साथ कौन जुड़ेगा, 2 और 3 के बीच, ये 2 है ना यहाँ टर्मिनल, जिसको 2 ही तो कह रहे हैं ये, तो 2 और 3 के बीच कौन जुड़ा है, ये इसका आउटपुट, एम्पलीफायर का आउटपुट। अब मुझे एक चीज बता दो, एम्पलीफायर का जब आप H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो क्या करते हो, HI, HRE, VB, ठीक है, और ये तो इनपुट वाला पार्ट, आउटपुट वाले में HFEIB, और उसके पैरेलल कौन, HOE। हमें किसकी जरूरत है, आउटपुट वाले पार्ट के एनालिसिस की जरूरत है कि इनकी नेचर देखनी है हमें, तो इनपुट वाले को रहने दो, ठीक है। तो कौन सा ले लें, आउटपुट वाला ले लें, तो चलो हाँ, आउटपुट पार्ट ऑफ H इक्विवेलेंट ठीक है, ये ले लें आप, ठीक है। ये लेते ही क्या होगा, यहां इनपुट वाला तो आप छोड़ दो इसको, तो HIE, और दूसरा कौन सा, ये लेते हो ना आप, HRE VB, इसको तो रहने दो, ये तो अपन को नहीं चाहिए, इनपुट वाले पार्ट से तो हमें कोई लेना देना नहीं है अभी, ठीक है। हमें किससे जरूरत है, यहां से क्या लेते हो आप, HFEIB, ये लेते हो क्या, या GMVBE, याद आया कुछ, ऐसा लिखते हो। और यहां, हाँ यहां हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और वो किसके इक्विवेलेंट होता है, R0, और R0 को सपोज अपन कंसीडर कर लेते हैं 1/HOE के इक्विवेलेंट। समझ गए? हम 1/HOE जो आपके पास क्या रहती है, चालकता रहती है क्या, उसके अपोजिट क्या करोगे, रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो वो अपन कंसीडर कर लेते हैं। यहां क्या लग जाता है, Z2, और यहां क्या लग रहा है, Z3, और यहां क्या लग रहा है, Z1, ठीक है। ये आपके पास स्थिति रहती है। इसके सिरों से आप यहां से क्या ले लेते हो, VF, ठीक है क्या, और यहां से आपको क्या मिल जाता है, V आउटपुट। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए? अब मुझे एक चीज बता दो, इस परिपथ में जो लॉड रेजिस्टेंस है वो कौन सा होगा, लॉड रेजिस्टेंस नॉर्मली इन तीनों की कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को मैं क्या कह देता हूं, ZL से डिनोट कर देता हूं। तीनों को हटा दूं, मान लो इनकी जगह क्या लगा दूं, ZL लगा दूं एक तरीके से, वो ZL इस R0 के भी क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, तो मुझे आउटपुट निकालने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो क्या कर लूं मैं, ZL कितना आया, ZL Z2 Z1 Z3 के पैरेलल में है, तो Z2 इंटू Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ऐसा लगाते ही ये R0 आ गया आपके पास। समझ गए? ये R0 आ गया, तो यहां एक चीज और बताना मुझे, R0 और ये जो आपके पास प्रतिरोध कौन सा ZL, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। ये ZL, नाउ R0 and ZL are in parallel,
तो इन दोनों टर्मिनल के बीच वोल्टेज चाहिए, तो ये दोनों पैरेलल, इन पैरेलल को भी एक रेजिस्टेंस बना लूं मैं, ताकि इसमें से करंट बह जाएगी, तो इस करंट इंटू वो रेजिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, इंपिडेंस क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस सॉरी इंपिडेंस क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा आउटपुट। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट वोल्टेज सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इंपिडेंस सॉरी, इक्विवेलेंट इंपिडेंस जेड एल डेस कह दूं मैं कितना, आर नॉट इंटू जेड एल अपॉन आर नॉट प्लस जेड एल। देन आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इक्वल टू कितना, माइनस जी एम वी बी ई इन टू जेड एल डेस। ये कैसे है पता चला क्या भाई, मैंने क्या किया, इनको सॉल्व करना चाहा, ये दोनों सीरीज में थे, Z1 प्लस Z3 हो गया, इसके साथ मिलकर किस में, पैरेलल में, तो आपके पास ये आ गया ZL। हम ये कह रहे हैं कि ZL और ये R नोट भी तो किस में है, पैरेलल में, तो एक इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब इनके इक्विवेलेंट सबको हटा करके एक रेजिस्टेंस यहां लगा है, उस रेजिस्टेंस में ये C टर्मिनल है, ये E टर्मिनल आपके पास ग्राउंडेड है, E टर्मिनल, ये करंट यूं जाएगी, आप वो टर्मिनल पॉजिटिव हमेशा शो करते हो, करंट अगर ऐसे जा रही है तो ये हाई वोल्टेज पे है और वो लो वोल्टेज पे है, मतलब वो नेगेटिव टर्मिनल है यार, ये क्या आया, तो वी आउटपुट उस टर्मिनल के इस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में कैसा है, नेगेटिव, इसलिए माइनस लिया मैंने करंट की डायरेक्शन के कारण। ठीक है, तो कितना आ गया जरा सॉल्व करना यहां से, वी नॉट इक्वल टू माइनस जी एम वी बी ई इन टू जेड एल डेस कितना, आर नॉट जेड एल, ये आ गया आपके पास आउटपुट वोल्टेज। इसको मैं 1 कह दूं क्या, ये लो जनाब 1 कह दिया, आउटपुट वोल्टेज आ गया। अब गेन निकाल सकते हो क्या आप, आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट वी नोट है, इनपुट आप वी बी ले ही रहे हो, है ही आपके पास, तो गेन निकाल दो, ए का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, ए का, निकाल दो फटाफट, आगे बढ़ू मैं, तो वी बी करते माइनस जी एम आर नॉट एल अपॉन आर नॉट प्लस जी एल। ठीक है, लिखो जरा फटाफट, छाप दिया, चलो नाउ गेन कितना होगा, गेन ए इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी बी ई माइनस जी एम आर नॉट जेड एल अपॉन आर नॉट प्लस जेड एल। इसको भी आप क्या लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो क्या, माइनस ए वोल्टेज गेन ए वी जेड एल अपॉन आर नॉट प्लस जेड एल, 2 नंबर इक्वेशन। बीटा कितना आया, फीडबैक किसके सिरों से, फीडबैक Z1 के सिरों से, किस वोल्टेज का, V नोट का, तो कितना आया फीडबैक वोल्टेज VF, यहां से बताना, ये जो टोटल वोल्टेज है वो V नोट है, किस किस के सिरों पर है, Z1 और Z3 के, VF कितना हिस्सा आएगा, Z1 इंटू ये बटा Z1 प्लस Z3, तो कितना आएगा फीडबैक वोल्टेज, VF इक्वल टू Z1 V नॉट अपॉन या बीटा V नॉट, लिखते हो ना आप, तो बीटा कितना आ गया, नाउ ए बीटा निकालो, अब ए बीटा दोनों को गुणा कर दो, जेडल के मान रख दो, कितना आना चाहिए, ए बीटा का मान निकाल लो आप तो फटाफट, कितना आना चाहिए, माइनस ए वी जेड एल अपॉन आर नॉट सॉरी इनटू Z1 अपॉन Z1 प्लस, इस ZL का मान रख दो, माइनस ए बी, ZL कितना था, Z2 Z1 प्लस Z3 अपॉन, टोटल अपॉन ले रहा हूं मैं, इसके बटा वाला Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इसके साथ रहने देता हूं ZL के साथ, वो R नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या देगा आपको, R नॉट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 Z1 प्लस Z3, ये यहाँ R ZL की वैल्यू, और इसके बटा वाला इससे मल्टीप्लाई होकर ऊपर वाले से कैंसिल, बाकी कैलकुलेशन आप जानते ही हो, Z1 अपॉन Z1 प्लस ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ये बीटा, माइनस ए वी Z1 Z2
अपॉन आर नॉट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3। सपोज इक्वेशन नंबर कितना 4, लेट Z1 Z2 एंड Z3 ऑल आर क्या हैं, इंपीडेंस क्रिएट वाले अवयव हैं, सॉरी एडमिटेंस वाले अवयव हैं। कौन कौन से हैं? हाँ, सारे के सारे कैसे हैं? एडमिटेंस एलिमेंट्स हैं। क्योंकि टैंक सर्किट में वही चाहिए हमें, एडमिटेंस इलेक्टिव, सॉरी एलिमेंट्स। दैट इज हम क्या ले सकते हैं, Z1 इक्वल टू JX1, Z2 इक्वल टू JX2 एंड Z3 इक्वल टू JX3। तीनों यहां रखो, दोनों यहां रखो, देखो दो यहां रखोगी Z1, X1 X2 आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा J स्क्वायर माइनस का, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, यहां क्या आएगा J बाहर आ जाएगा और ये X1 प्लस X2 प्लस X3, और ये कितना आ जाएगा माइनस आकर के Z X2 इंटू X1 प्लस X3 आ जाएगा। रखो कितना आया मान, कितना आया बताना जरा, कितना है फटाफट, छापने में लगे। ए बीटा इक्वल टू कितना, AB X1 X2 अपॉन आर नॉट, J यहां आएगा X1 प्लस X2 प्लस कितना प्लस X3 माइनस यहां कितना X2 X1 प्लस X3। इक्वेशन नंबर 5 क्या होना चाहिए, चूंकि फर्स्ट क्राइटेरिया लगाओगे, सिंस क्या होना चाहिए, कला विस्थापन 0 या 2 पाई होना चाहिए, इसलिए कॉम्प्लेक्स पार्ट 0, चूंकि कला विस्थापन, कला में परिवर्तन 0 या 2 पाई के लिए क्या करना पड़ेगा, ये समिश्र जो पद है के लिए J का गुणांक क्या होना चाहिए, 0। रियल चाहिए ना अपन को, तो इमेजिनरी चाहिए नहीं, तो ये इसका गुणांक ये वाला 0 कर दो, आर नॉट X1 प्लस X2 प्लस X3। इसका मतलब यहां से आपके पास आर नॉट तो 0, तो X1 प्लस X3 किसके बराबर आ गया, माइनस X2 के बराबर आ गया। यहां से याद रखना है, इसको काम में लेंगे। आपके पास फिर से ए बीटा क्या बच गया नाउ, ए बीटा क्या बच गया बताना मुझे, AB, ये 0 करते X2 कैंसिल, X1 अपॉन ये माइनस का साथ रहेगा आपके पास, माइनस है ही आपके साथ, क्या रहेगा X1 प्लस X3, ये आ गया, ठीक है। हाँ, बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया से इसका मान कितना होना चाहिए, सेकंड वाली कंडीशन से 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या हुआ रहा है, जल्दी हो गया क्या, फ्रॉम सेकेंड क्राइटेरिया ए बीटा क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1, ए बीटा इक्वल टू 1 कर दो यहां से, AB X1 अपॉन X1 प्लस X3 माइनस का कितना 1, तो क्या AB कितना आ गया, वोल्टेज गेन X1 प्लस X3 माइनस का अपॉन X, ये X1 है या X2 है, इसमें चेक करो रे, X1 प्लस X3 है, ऊपर X1 है, X1 प्लस X3 है ये तो, हाँ कितने नंबर, 7 नंबर समीकरण कहां से आया, ये इसमें रख दिया ना 5वें मान, 5 में ये देखो ये वाला पद 0 रखा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये बचा बस X2 से X2 कट गया, AX1 और माइनस का यहां है X1 प्लस X3, ठीक है। तो यहां से क्या आना चाहिए, X1 प्लस X3 की वैल्यू क्या है, माइनस X2 कैंसिल, क्या बच गया, AB इक्वल टू,
इसको आप GM_R0 भी लिखते हो क्या? कितना? x2 अपॉन x1। ये आ गया 8 नंबर समीकरण। देखो जरा क्या आया। ठीक है, क्लियर? हो गया क्या क्लियर? हाँ, अब यहां से क्या चीजें पता चली, रिजल्ट क्या पता चला, इस सर्किट में क्या क्या होना चाहिए। x1 व x3, सॉरी x2 एक ही प्रकृति के होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या, ये पहली बात, दूसरी बात क्या, x2 कौन, x2 x1 प्लस x3 या x1 व x3, के विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। ये आपके पास रिजल्ट आया सर्किट रिक्वायरमेंट में। इसका मतलब जहां Z1 और Z3 आपने लगा रखा है, और ये कौन सा लगा रखा है, Z1 Z2 और Z3 लगा रखा है, उनमें Z1 और Z2 सेम नेचर के होने चाहिए। Z1 और Z2 क्या होने चाहिए, सेम नेचर के होने चाहिए। और Z3 क्या होना चाहिए, अपोजिट नेचर का होना चाहिए। यानी कि ऐसा मानो आप ट्यून्ड ऑक्सीलेटर जब आप डिजाइन करते हो तो Z1 और Z2 के साथ, यानी X1 और X2 क्या जोड़ते हो, कैपेसिटर जोड़ते हो, तो X3 क्या होना चाहिए, कॉइल होनी चाहिए, कुंडली होनी चाहिए। Z1 और Z2 की जगह अगर आप दो कुंडलियां जोड़ते हो या एक ही कुंडली के दो हिस्से करते हो तो Z3 क्या होना चाहिए, कैपेसिटर होना चाहिए। ओ सॉरी, यहां X3 होना चाहिए, बिल्कुल, थैंक यू। ये दोनों सेम नेचर के, तो इन दोनों के नेचर का अपोजिट होना चाहिए X3। इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद आपको, होशियार तो हो आप, खुद को ही नहीं पता है, खुद को नहीं पता, बाकी होशियार तो नहीं हो, पकड़ लेते हैं तुरंत। गलती तो इनसे रात दिन में कभी पकड़वा लो, इस बात के तो बधाई के पात्र हैं ये, बहुत बच्चों का भला कर रहे हैं, वरना ये ऐसा कैसा ही जाता है ना, कि बॉल ऐसे सही रहे थे, लिखे उल्टा रहे थे। अब इसके आधार पर क्या कर सकते हैं, इनके चयन के आधार पर ऑक्सीलेटर अपन डिफाइन करते हैं। और नॉर्मली तो ये जो रिक्वायर सर्किट रिक्वायरमेंट है, ये नॉर्मली किसके लिए, एलसी ट्यून ऑक्सीलेटर के लिए, ये जिसमें दो मुख्यतः हैं, कौन कौन से, कॉलपिट और हार्टले ऑक्सीलेटर। एक अलग से तीसरा ऑक्सीलेटर जो अपन पढ़ते हैं वो कौन सा है, वो फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, आरसी अपन उस डिवाइस उसमें काम में लेते हैं। ठीक है, तो चलें आगे, यहां तक क्लियर। तो सर्किट में क्या क्या चाहिए, ऑक्सीलेटर में आप यहां तक आप पहुंच गए तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक एम्पलीफायर होना चाहिए, वो 180 का फेज डिफरेंस क्रिएट कर देगा। फिर आपके पास फीडबैक सर्किट के तौर पे ये क्या होना चाहिए, इन तीन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, X1 X2 और X3 का, जिनमें X1 X2 क्या होने चाहिए, सेम नेचर के, और जहां उस सर्किट में जुड़े हैं अपन ने शुरुआत में लिया था वैसा ही होना चाहिए, वहीं जुड़ने चाहिए। और X3 इनके क्या होना चाहिए, अपोजिट। X1 X2 क्या है, संधारित्र है, तो X3 क्या होना चाहिए, कॉइल होना चाहिए। और X1 X2 कॉइल है तो X3 क्या होना चाहिए, संधारित्र हो जाना चाहिए। ये जो सर्किट बनेंगे इस टाइप की कॉम्बिनेशन वाली, वो क्या कहलाएंगे, एलसी ट्यून्ड ऑक्सीलेटर कहलाएंगे। ये जनरली रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी 10⁴ से 10⁷ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के काम आते हैं। क्लियर है, क्लियर, चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड। चलो, तो पहला सर्किट आपके पास ऑक्सीलेटर के रूप में कौन सा है, कॉलपिट ऑक्सीलेटर है, छाप लीजिए बाद में, है ना, दे दें थान पीडीएफ, है ना। तो पहला क्या आपके पास, कॉलपिट ऑक्सीलेटर है। देखो जरा, हमें फीडबैक करने से पहले एक टॉपिक पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, बाइसिंग पढ़ा था क्या, बाइसिंग करी थी अपने ऑक्सीलेटर्स की। तो इसमें कौन सी बाइसिंग काम में ली गई आपसे पूछे तो, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग काम में ली गई है, और सेल्फ बाइस को आप कह सकते हो, वही है ना। तो क्या करते हैं, ये जो आपके पास ट्रांजिस्टर रहता है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के रूप में, हम क्या करते हैं, R1 R2 RE और VCC विद C ये मिलकर के क्या करते हैं, ये जो ट्रांजिस्टर होता है इस ट्रांजिस्टर को सबसे पहला काम क्या, बाइसिंग देते हैं, एक स्टेबल बाइसिंग प्रदान करते हैं, सबसे पहला काम ये है। दूसरी बात क्या है, यहां एक RFC चौक लगी रहती है, क्यों,
क्योंकि जैसे ही ये इनपुट में एसी सिग्नल्स हैं, इन एसी सिग्नल्स को क्या करेगा ये एम्पलीफायर है, जैसे बाइस हो जाएगा, अच्छी बाइसिंग इसकी हो जाएगी, तो बाइसिंग के बाद जैसे इनपुट में ऐसे सिग्नल आप लगाओगे, ये उनका एम्पलीफिकेशन करेगा। इसका सीधा काम क्या, उनका एम्पलीफिकेशन। अब यहां सी जो आपके पास टर्मिनल है, इस सी टर्मिनल से हो सकता है ये सिग्नल्स इस तरफ चले जाएं और इसके बाइसिंग को क्या करना चाहें, डिस्टर्ब करना चाहें, और डिस्टर्ब होने से इसका क्यू पॉइंट भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, और बैलेंसिंग नहीं रहेगी सर्किट में, बाइसिंग अच्छी नहीं रहेगी, आउटपुट सही नहीं मिलेगा। तो उस केस से बचने के लिए यहां रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या पैदा करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी ही पैदा करते हैं। समझ गए बात आप? तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको इधर जाने से क्या करेगा, रोकेगा। इसीलिए रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक यहां लगाते हैं, क्योंकि ये जनरेट क्या करता है, इसलिए इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर भी कहा जाता है। उनको इधर से रोक दिया जाता है ताकि इसकी बाइसिंग प्रॉपर बनी रहती है, वो आउटपुट में आती है। यहां आपके पास कौन कौन से देख लो जरा, Z1, Z2 और Z3 के रूप में क्या जुड़े हैं, 2 कैपेसिटर और एक, ये आपके पास जो लगा हुआ है साइन, इसका मतलब है कि कैपेसिटिव एलिमेंट्स हैं, उनकी कैपेसिटेंस चेंज की जा सकती है, वेरिएबल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर लगे हुए हैं। C1 और C2 चेंज करते क्या चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का मान चेंज हो जाएगा। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी में जहां आपको ट्यून करना है वहां इस C1 C2 के मान चेंज करके आप क्या कर सकते हो, मनचाही फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर सकते हो। समझ गए बात आप? रेडियो फ्रीक्वेंसी इसका मतलब किस रेंज में, 10⁴ टू 10⁷ हर्ट्ज, ये रेंज होती है इसकी। ठीक है, अब क्या करते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन। ये जो सी होता है बाईपास कैपेसिटर कहलाता है, ठीक है, और ये जो सी भी अपन यहां काम में लेते हैं ये ब्लॉकिंग कैपेसिटर कहलाता है, कि अनवांटेड कोई डीसी सिग्नल आता है उधर न जाए, या डीसी सिग्नल इसमें नहीं आए। समझ के बात, ये वरना इसकी बाइसिंग को क्या करेगा, वो इंटरप्ट करेगा, उसको रोकने के लिए आपके पास सी भी लगाया जाता है यहाँ पर। बाकी एसी सिग्नल जो यहां से जाता है, देखो इसके सिरों से लेते हैं अपन फीडबैक, ये C1 के सिरों से फीडबैक, इसके सिरों से, इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, G, इसको अपन G नाम दे रहे हैं। देखो ग्राउंडेड है, ये वाला ग्राउंड से जुड़ा हुआ ना, तो ये टर्मिनल ग्राउंड है। यहां आउटपुट वोल्टेज इस C2 के सिरों से आपको मिलेगी, ठीक है, और ये जो आउटपुट वोल्टेज आपको यहां से मिलेगी उसका कुछ पार्ट L और C की सहायता से, इसका कुछ पार्ट C1 के सिरों से अपन कहां लगा देंगे, फीडबैक में लगा देंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं। और ये सर्किट मिलकर के क्या पैदा करेगा, ये एक तरह का कौन सा हो गया, टैंक सर्किट हो गया ना, क्या करेगा, ऑक्सीलेशन पैदा करेगा। समझ गए बात आप? क्लियर, यहां तक क्लियर? फिर क्या करना है, इसका एक RC इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। क्या बनाना है, इसका एक RC इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, ठीक है। और RC इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे, उसी केस में इस टर्मिनल को क्या कहोगे आप, A टर्मिनल कह दो, और ये टर्मिनल कौन सा हो गया आपका, B टर्मिनल हो गया। समझ गए? और उस सर्किट को आप रीअरेंज करके आपके पास इस टाइप का सर्किट बनेगा। इसका RC इक्विवेलेंट बनाओगे तो क्या होगा, HIE, HRE, VBE, वो इनपुट वाला पार्ट, आउटपुट वाले में क्या आएगा, GM VBE या HFE IC, HFE IB, GM VBE, HFE IB, ये रहा आपके पास HFE IB, GM VBE, ये तो है। उसके साथ पैरेलल में HOE है, तो इसका HRE और HOE दोनों ही नेग्लिजिबल होते हैं। कौन से नेग्लिजिबल होते हैं, HRE और, हाँ आप ये ध्यान रखना, HRE एंड HOE क्या होते हैं, इनपुट में केवल HIE बचता है आपके पास और कुछ नहीं बचता। समझ गए? तो आउटपुट में क्या रहता है, फिर GMVB बचता है, GMVB बचता है, और उसके साथ फिर कौन लग जाते हैं, ये लग जाते हैं। समझ गए? A और G के बीच कौन लगा है, C2, A और G के बीच कौन लगा है, और G और B के बीच कौन लगा है, G और B के बीच यही लगा है। और साथ में G और B, देखो ये ग्राउंडेड है, और ये B टर्मिनल कहां जुड़ा है, इसके इनपुट से जुड़ा है। तो इसके इनपुट में क्या बचा था, HIE बचा था, HRE तो अपन ने नेग्लिजिबल मान लिया था, तो HIE बचा था, वो किसके साथ था, C के, तो C के पैरेलल में तो बचा, क्योंकि C का ये B टर्मिनल है, वो C किसके, A और B के बीच जुड़ा है, तो A और B के बीच कौन, कॉइल जुड़ी हुई है, और B और G के बीच, B और G के बीच C जुड़ा हुआ है, तो यहां इसके पैरेलल, C के पैरेलल कौन हुआ, यहां पे इसका इनपुट HIE तो रहा, HIE को अपन यहां जोड़ लिया। करंट डिवीजन रूल से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या निकाल सकते हो, इसका गेन A निकालोगे सबसे पहले, फिर बीटा निकालोगे, और दोनों को गुणा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A बीटा आ जाएगा। एनालिसिस अपन यहां नहीं करवा रहे, समझ के बात आप, आएगा भी नहीं आपके, करना भी नहीं आपको, ठीक है। तो A बीटा आपके पास आ गया। अब ये A बीटा देखो उसी फॉर्मेट में आएगा जो अभी अपन ने सर्किट सॉल्व किया, उसमें है ना,
ए बीटा पहली बार हाइड्रोजन क्राइटेरिया लगाओगे क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए आपके पास इस कंडीशन में। क्यों, फेज डिफरेंस कितना, 0 या 2 पाई। तो उस कंडीशन में बार हाइड्रोजन क्राइटेरिया लगाओगे तो ये जे वाला जो कम पार्ट है आपके पास ये क्या हो जाना चाहिए, 0, है ना, ये गुणांक 0 हो जाना चाहिए। ये गुणांक 0 करो, बार हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कुल कला विस्थापन 0 2 बाई, तो ए बीटा वास्तविक लेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या लिया आपने, ए बीटा वास्तविक लिया, दैट इज ए बीटा वास्तविक। ए बीटा वास्तविक लेते ही क्या आ गया आपके पास, वो जो जे के गुणांक वाला पद था वो क्या हो गया, 0। 0 करते किसका मान, ओमेगा का मान। यहां से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां से इसको सी इक्विवेलेंट भी लिख सकता है, तो 1/LC भी आ सकता है। सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ से, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपके पास। ये कौन है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास F बराबर 1/2 पाई रूट 1/L 1/C1 प्लस 1/C2। क्लियर, इसमें किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद रखना आपको। 3 ही तो ऑक्सीलेटर है, कितने ऑक्सीलेटर हैं, 3 ही। C1 C2 आ गया तो ये फॉर्मेट आपके पास है। ठीक है, और खास बात क्या होना चाहिए, दूसरी बात आपके पास ए बीटा इनिशियल कंडीशन में तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। जब आपको क्या ऑक्सीलेशन से शुरू करने हैं उस कंडीशन में तो गेन क्या होना चाहिए, लूप गेन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लूप गेन और फीडबैक फैक्टर के तौर पे, और उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, सस्टेन हो जाना चाहिए। तो ए बीटा थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पहले तो क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन 1, और थोड़ी देर बाद सस्टेन रखने के लिए वो क्या होना चाहिए, ए बीटा इक्वल टू 1। तो ए बीटा मोस्टली ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। तो ये जो जे वाला पद 0 करते हो, 0 करते ही उस पिछले वाले इक्वेशन में आप क्या रखोगे, ए बीटा इक्वल टू रखोगे 0 वाला पद, तो GMHI अपॉन C2 अपॉन C1 बचेगा। इसमें ये 0 तो क्या बचा, माइनस GMHI अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC2। ओमेगा स्क्वायर का मान अभी आपके पास है ही, वो यहां पुट करो, पुट करते ही क्या आ गया, ये पद आ गया आपके पास, ये वाला। ये क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो GMHI किसके बराबर, क्योंकि GM को क्या लिखते हो आप, HF अपॉन HIE, ये तो लिखते हो। ट्रांस कंडक्टेंस आपके पास होती है ये वाली, उसके फॉर्मेट में आपके पास या तो HF ही कह दो उसको, या GMHI के फॉर्मेट में आपसे पूछ रहा था क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू C2 अपॉन C1 होना चाहिए। C1 और C2 आपको दे ही रखे हैं, वहां से आप निकाल सकते हो, यहां से मान, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, हो गया ऑक्सीलेटर। हाँ, एक सर्किट जो एनालिसिस है शुरू वाला, इसका जब आप पढ़ लोगे तो उसके बाद वाले सेम वैसे ही होने हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, मीन मैक नहीं है। अब अपन आ जाते हैं किस पे, हार्टले ऑक्सीलेटर पे। ये भी वही आपके पास कौन सा रेडियो फ्रीक्वेंसी, कौन सी रेंज, 10⁴ टू 10⁷ हर्ट्ज, इस फ्रीक्वेंसी रेंज को ऑक्सीलेशन आपको देता है। यहां क्या लिया जाता है, अब 2 तरीके हैं यहां देखो, सेम कंडीशन वही है, VCC R1 R2 REC ये मिलकर के क्या देते हैं, इसको सेल्फ बाइसिंग देते हैं। ट्रांजिस्टर को क्या देते हैं, सेल्फ बाइसिंग देते हैं। यहां माइनस VCC से लोगे तो करंट की डायरेक्शन उल्टी कर देना, PNP ट्रांजिस्टर लेना, फिर आप यहां NPN अपन ने काम में लिया है। ठीक है, क्या करेंगे देखो जरा, ये जो आपके पास कॉइल थी, या तो आप क्या करो, एक ही कॉइल के सेंटर टेप या ऊपर नीचे टेप करके उसके 2 कॉइल कंसीडर कर लो, ताकि लीकेज क्या हो, कम से कम हो। इसका मेन मकसद क्या रहता है, लीकेज क्या रहता है, कम से कम रहता है। और इसको एक तरह से जनरली सेंटर टेप करके इसको ग्राउंड ही माना जाता है। ये जो पॉइंट होता है इसको G कंसीडर करते हैं अपन, क्या कंसीडर करते हैं, G कंसीडर करते हैं। और ये जो पार्ट होता है इसको पॉइंट को क्या कहते हैं, P कह दो, और इसको क्या कह दो, सपोज Q कह दो। ठीक है, ये फिर से टैंक सर्किट बन गया। और चूंकि एक ही कॉइल आपने काम में ली है तो वेरिएशन जैसे होगा करंट में, यहां क्या आ जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस से नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ तो रहेगा इनका खुद का, लेकिन एक और क्रिएट हो जाएगा, कौन, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्रिएट हो जाएगा। समझ गए बात आप। कई बार आपसे कहता है कि M बराबर 0 ले लो, अलग अलग कॉइल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उस कंडीशन में नहीं होगा इंडक्टेंस तो M बराबर 0 लोगे, तो M बराबर 0 इसका सॉल्यूशन लोगे, उसमें M बराबर 0 लोगे तो फ्रीक्वेंसी का अलग फॉर्मूला आ जाएगा, वो भी देख लेंगे अपने केस के रूप में। तो यहां से L2 के सिरों से आउटपुट मिलता है, L1 के सिरों से फीडबैक वापस आप कर देते हो, C आपके पास इसके साथ ट्यून करने के लिए रहता ही, कोई दिक्कत इसमें। तो दोनों में क्या फर्क है, कॉलपिट और हार्टले में, कॉलपिट में 2 कैपेसिटर, C4 कैपेसिटर, तो कॉलपिट में 2 कैपेसिटर, हार्टले में हाँ 2 L होने चाहिए, याद रहेगा। ठीक है, जैसे इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप डिजाइन करोगे, ये HFE IB तो वो है ही, इनपुट वाली HI इसके साथ लग जाती है, इसके पैरेलल, इनपुट वाली HI इस L1 के पैरेलल लग जाती है,
क्यू पॉइंट आपके पास है, तो पी और क्यू के बीच सी आपके पास जुड़ा हुआ है और पी और जी के बीच L2 है। अपन ने ये शो कर लिया, ये जी वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया इसको। ठीक है, करंट डिवीजन रूल लगाओगे, सॉल्व करोगे, क्या निकालोगे? ए बीटा। ए निकालोगे, फिर क्या निकालोगे? बीटा। क्लियर? दोनों निकालने के बाद आपके पास क्या आएगा? ओमेगा 1/रूट L1 प्लस L2 प्लस 2m इंटू सी। क्लियर? अगर आपसे कहे कि अलग अलग कॉइल लगाई है और म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो क्या रहेगा? एम गायब रहेगा। क्या रहेगा? एम गायब रहेगा। कोई दिक्कत उस कंडीशन में आपको? उस कंडीशन में यही इक्वेशन क्या बन जाएगा? नॉट। यदि आपके पास क्या हो, L1 व L2 अलग अलग कुंडलियां हो, तथा M 0 हो, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहां से 1/L1 प्लस L2 इंटू, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? ओमेगा इक्वल टू, या ओमेगा इंटू 1/ओमेगा इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1/ओमेगा इक्वल टू कितना? ये इधर आया तो ओमेगा सी ओमेगा L1 प्लस ओमेगा L2 इंटू सी। एक ही बात है, या कैसे भी ले लो, या इसको ऐसे कर दो 1/ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी L1 प्लस L2। अब वो कैसे भी पूछ ले इसको घुमा के, आपसे पूछ सकता है, ऐसा कंडीशन हो तो आपके पास। ठीक है, ओमेगा आते किसका मान फाइंड आउट कर लोगे? फ्रीक्वेंसी का। वो मान किस में? ए बीटा में रखोगे। ए बीटा में रखोगे तो क्या आ जाएगा? HF। क्या जाना चाहिए? HF। ए बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए HF क्या आना चाहिए? L1 प्लस एम अपॉन L2 प्लस एम। बस दो फॉर्मूले याद रखने आप, L1 प्लस एम अपॉन L2 प्लस एम। कई बार आपसे फीडबैक फैक्टर पूछ सकता हो। इस केस में फीडबैक फैक्टर पूछे तो क्या होगा? किससे लगेगा फीडबैक? L1 के सिरों से। किससे लगेगा? L1 के सिरों से लगेगा। तो फीडबैक कितना होगा? L2 के सिरों से आउटपुट मिलेगा, तो L1 अपॉन L2 के रेशियो जो होगा वो बीटा का मान दे देगा आपको फीडबैक फैक्टर का। समझ गए बात आप? क्लियर? ठीक है, तो ये HFE का मान इससे ज्यादा होना चाहिए। ये दोनों के दोनों LC ट्यून्ड ऑक्सीलेटर कहलाते हैं। तीसरा कौन सा बचता है इनमें? और इनमें दो बातें तो अपन ने कर ली ना, वो तो शुरू में ही बता दी अपन ने कि भाई ये जो सर्किट था, ये वाला, ये सर्किट यहां आउटपुट देगा, यहां तक कितने का फीडबैक, सॉरी कितने का पाथ डिफरेंस, जो फेस डिफरेंस क्रिएट कर देगा 180 का। और ये वाला जो सर्किट है यहां वाला, ये टैंक सर्किट है, इसको जब आप जोड़ के फीडबैक लगाओगे तो फिर से कितने का कर देगा? 180 का फिर से कर देगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? ठीक है, ऐसा है पिछले वाले में। अब देखो बचा हुआ कौन सा? तीसरा RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर। ये वही काम R1 R2 REC VCC के साथ मिलकर क्या करते हैं? सेल्फ बाइस इसको देते हैं, स्टेबल बाइस देते हैं। C बाईपास कैपेसिटर, यहां से आपके पास क्या? अब आउटपुट में देखो जरा क्या स्थिति है। लोड रेजिस्टेंस तो है, उसके साथ साथ 3 RC नेटवर्क, RC RC और RC। इस R का मान आपको दिख रहा होगा कि RD इसलिए अपन ने। एक्चुअल में क्या होता है, यहां R छोटा जोड़ते हैं इन बाकी की बजाय। क्यों? सॉरी, यहां जो R है वो अलग जोड़ते हैं इन दोनों के बजाय। क्यों? क्योंकि यहां जो R जोड़ेगा उस R की वैल्यू इस R से कम रहेगी थोड़ी सी। कितनी कम रहेगी? HI के बराबर। क्यों? ये जो आपके पास सर्किट जा रहा है वो किस में? HI के साथ डायरेक्टली लिंक है, सीरीज में। तो लास्ट वाला जो R होगा वो HI के साथ डायरेक्टली क्या होगा? सीरीज में जुड़ेगा इक्विवेलेंट सर्किट में। तो HI इसके साथ यहां जुड़ेगा HI। समझ गए बात आप? इक्विवेलेंट सर्किट में तो HI जब यहां जोड़ोगे तो ये R' प्लस HI दोनों मिलकर किसके बराबर होना चाहिए? R के बराबर होना चाहिए, ताकि ये जो फेज डिफरेंस हर एक RC नेटवर्क कितने का देगा अपने पास यहां पर? 180 का। सॉरी, टोटल जो आपके पास फेज डिफरेंस है, टोटल फेज डिफरेंस थ्रू फीडबैक नेटवर्क, RC नेटवर्क, कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो पर नेटवर्क, पर RC नेटवर्क
एनआरसी नेटवर्क, यहां ऐसा कह सकते हो आप, कितने नेटवर्क है यहां, ये वाला थोड़ा सा पीछे सरकाऊ, मैं एक बात और लिख दूं यहां, फीडबैक, ट्रू फीडबैक एनआरसी नेटवर्क, कितने आरसी नेटवर्क, एन अगर आपने लगाए हो और टोटल 180 मिल रहा हो तो पर आरसी नेटवर्क कितना मिल जाएगा, 180 अपॉन एन। इस केस में क्या होगा, इन दिस केस एन इक्वल टू 3, तो क्या होगा 5 पर आरसी कितना 60 डिग्री, पर आरसी नेटवर्क कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 60 और 60, समझ गए बात आप। टोटल कितना 180, 180 ये कर चुका पहले, टोटल कितना 2 पाई 360, वापस किसमें इनपुट में लगेगा। जैसे ही आप सॉल्व करोगे फ्रीक्वेंसी, ये वाला सर्किट आपके पास बने, ये एचआई जो था वो किसके साथ जुड़ गया यहां, इसके साथ। I1 I2 I3 के लिए 3 लूप ले लो और केवीएल से आप जैसे ही सॉल्व करोगे आपके पास कंडीशन आएगी, और कंडीशन में जैसे ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका गुणांक 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा बराबर 1/c अंडर रूट कितना 4 प्लस कितना 4r RL प्लस 6r स्क्वायर, RL स्क्वायर कॉमन ले लो, R कॉमन ले लो, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। कोई दिक्कत इसमें। फ्रीक्वेंसी का मामला कितना आया, कितना 1/2 पाई RC रूट 6 प्लस 4 RL अपॉन R। अगर R इक्वल टू RL ले लें तो 10 आ जाएगा, 1/2 पाई रूट 10 इंटू RC, इतना ही तो आएगा। और FE HFE कितना होना चाहिए, 23 प्लस 29 R अपॉन RL प्लस 4 RL अपॉन R से ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। अगर R इक्वल टू RL ले लेते हैं तो कितना हो जाना चाहिए, 23 प्लस 29 प्लस 4 56, अब तक 56 है ना, देखिए क्या, या 56 इंच का ही देखा है सीना, मोदी जी की चल रही है ना बात, क्या रहा। तो अगर R इक्वल टू RL है तो आपके पास थोड़े से चेंज हो जाएंगे, अदरवाइज ये आपके पास है ही आरसी नेटवर्क। कोई दिक्कत है, ये वाली बात थी, सिंपल सी बात। ये क्या थे, ऑक्सीलेटर थे, छोटे से थे, छोटा सा काम था ऑक्सीलेटर का। अब क्या आया, ट्यूशन, बताओ जरा, अब सॉल्यूशन करो, फटाफट करो। अब आपने पढ़ लिया, अब इतनी देर हाँ भी भर रहे थे, हाँ सर, तो करो अब सोल्व, फटाफट करो। राकेश जी वेट कर रहे हैं क्लास के लिए। क्या निकालना है, पहले ये डिसाइड कर लो निकालना क्या इसमें, दिया क्या है, टू इंडक्टेंसेस। देखो टू इंडक्टेंसेस का मतलब क्या हो गया, कौन सा ऑक्सीलेटर है, दो कुंडलियां जुड़ी हैं, हार्टले है, L4 हार्टले है ना, हार्टले, ले से L, कॉलपिट C फॉर कॉलपिट है ना, दो कैपेसिटर वाला। तो क्या रहा, L1 दिया है और L2 दिया है। L1 500 है क्या, 225 मिली हेनरी, और L2 दिया आपको कितना 30 मिली हेनरी। एंड द बेस सर्किट ऑफ द ट्रांजिस्टर, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इज C 100 पिको फैरेड, HFE भी दिया 40। क्रिटिकल म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल म्यूचुअल इंडक्टेंस, M की वैल्यू चाहिए आपको। टू जनरेट एंड सस्टेन ऑक्सीलेशंस आल्सो फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेटर, FB चाहिए। क्या चाहिए, FB चाहिए। एज HFE का मान दिया तो आप फॉर्मूला किसका लगा दो, HFE का। क्या होता है HFE, इक्वल टू L1 प्लस M अपॉन L2 प्लस M, ये 40 इंटू L2 कितना, L2 प्लस M बराबर L1 प्लस M, कितना आ गया रे, 40 L2 प्लस 40 M बराबर L1 प्लस M, M इधर L2 उधर ले जाओ, तो 39 M इक्वल टू L1 माइनस 40 L2, तो M कितना आ गया, L1 माइनस 40 L2
अपॉन 39। तो m कितना, L1 कितना है 225 मिली है, तो 10 की घात -3 माइनस 40 गुणा L2 कितना 30 गुणा 10 की घात -3 अपॉन 39। m अप्रोक्स कितना आ गया 225, ये कितना हो गया माइनस 40 ये 112 20। अप्रोक्स कितना आ गया डिवाइड करके बता दो। 2 पॉइंट दोबारा से देखो, 975/39 हो गया क्या? भाई 200 तो सीधे गए, 1000 बच गया, 25 और घटा दो। 275 कैसे हुए? -25 मिली हेनरी। एम तो ये आ गया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है आपके पास, कितना है एफ इक्वल टू, कितना होता है फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन L1 करो तो, एफ इक्वल टू 1 अपॉन 2 गुणा 3.14 अंडर रूट L1 कितना 225 गुणा 10⁻³ प्लस कितना दूसरा, अरे L2 कितना है 30 गुणा 10 की घात -3 प्लस 2 इंटू -25 गुणा 10 की घात -3, ये मिली हेनरी। ठीक है, और ये इसके साथ में ब्रैकेट में ही है ना, ये इंटू सी कितना दिया आपको 10 की घात -12। करो देखिए, सॉल्व करो फटाफट, हो गया क्या? अब ये आपकी मर्जी है भाई, सॉल्व करो या ना करो। 35 किलो हर्ट्ज घर पे जाके कर लेना चाहिए। अब सारी कैलकुलेशन भी मैं ही करके दूं क्या तुम लोगों को? तुम करोगे क्या बैठे बैठे? ना नोट्स लिखे तुमने साथ के साथ? 2 क्वेश्चन और हैं, रुक जाओ। राकेश जिन मार्कर दिखणो चाहिए, बोर्ड दिखणो चाहिए, मार्कर बोर्ड दिखा बस डटे गुंजा पड़ा है हमना। एक कॉलपिट 2 लीटर में 16 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति की दोलन उत्पन्न करता है, एफ दिया आपको 16 मेगाहर्ट्ज। 2 लीटर में उभय उत्सर्जक विधा में लगे ट्रांजिस्टर का HFE 50 है। परिपथ में 10 माइक्रो एल लगा है, 10 माइक्रो हेनरी का। समस्वरित परिपथ में लगी धारिताओं का मान C1 एंड C2 चाहिए। तो HFE दिया ना आपको, HFE क्या होना चाहिए C2 अपॉन C1 होना चाहिए क्या? तो HFE कितना है 50 C2 अपॉन C1, इसका मतलब C2 कितना हो गया 50 C1। एक इक्वेशन तो ये आ गया। दूसरा फ्रीक्वेंसी का भी दिया है, क्या फ्रीक्वेंसी का 1/2 अंडर रूट 1/L 1/C1 प्लस 1/C2। चेक करो देखिए कितना है, यही है क्या? तो C1 कितना आया इससे, एंड F इक्वल टू 1/2 रूट 1/L 1/C1 प्लस 1 करो देखिए वर्क, इसको इधर ले आओ उसको उधर ले जाओ, तो क्या आ गया L उधर चला गया, तो 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर L/4π²f², यही है क्या? और C1 की जगह भी क्या रख दो, C2 की जगह भी 50C1, तो ये कितना हो गया 1/C1 प्लस 1/50C1 है ना, इक्वल टू L/4π²f²। तो यहां से देखो 1/C1 कॉमन आ गया, क्या गया 1 प्लस 1/50, 51/50। यहां से क्या आया C1 बराबर, बताना जरा।
उल्टा कर दिया क्या? उल्टा हो गया क्या थोड़ा सा? C1 वाला मामला कैलकुलेट करके देखो क्या रहा, यहां से आगे देखो कितना आया। थोड़ा सा फॉर्मूला ही गड़बड़ लग दिया हमने। याद आया क्या क्या रखा गड़बड़? ये वाला ही याद आया। एफ का मान कितना था? 1/2 पाई अंडर रूट। हाँ ये कर दिया उल्टा अपन ने, 1 अपॉन कर दिया ना। तभी मैं सोच रहा था C1 कैसे कैसे नहीं आया। इधर क्या होगा? एफ स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर, ये कितना हो गया? इंटू एल आ गया यहाँ पे, ये कितना हो गया? 51, सॉरी 51/C1। तो C1 कितना आ गया? 51/4 पाई स्क्वायर एल इंटू एफ स्क्वायर। रखो C1 कितना आएगा? अराउंड 10.1 माइक्रोफेरेड। देखो जरा आया क्या, या पिकोफेरेड? पिकोफेरेड। पचास भी है ना इसमें, गुणा 50, ये तो आएगा ही आएगा। 50 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा इसके साथ में। ये 10.1 पिकोफेरेड आ गया। तो C2 क्या आ गया देन? C2 इक्वल टू 50C1। तो C2 कितना 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 आया? अरे वाह, सुना होगा, 505 पिको फेरेड। क्लियर? चलो तो फिर नेक्स्ट चलो। एक आरसी 2 लीटर के परिपथ में आर एल दिया है 3.3 किलो ओम, आर दिया 5.6 किलो ओम था, सी दिया 0.01 माइक्रोफेरेड लगे हैं। दोनों के प्रतिपालन के लिए ट्रांजिस्टर कितना एचएफई का होना चाहिए? दोनों की आवृत्ति की भी गणना कीजिए। करो भाई, एचएफई निकाल दो पहले तो। एचएफई क्या रहता है? 23 + 29, आर कितना है? 5.6 बटे 3.3, किलो किलो कट जाएगा। एचएफई बताना जरा कितना हुआ कैलकुलेट करके। 74 के आसपास आया क्या कुछ? 74.6। फ्रीक्वेंसी निकाल दो। सेवेंटी 4.6 आ गया। इतना होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोलना भाई, 1/2 पाई RC 2 गुणा 3.14 गुणा RC कितना? 3.3, सॉरी 3.5.6, आर तो 5.6 गुणा 10⁻³ गुणा C कितना है? 0.01 गुणा 10⁻⁻6 और अंडर रूट में 6 + 4 गुणा RL कितना? 3.3 बट्टा 5.6। कितना है एफ? बताना जरा। 983.6 हर्ज, 983.6 हर्ज। ठीक है, हाँ सॉल्व करना तो तुम लोग, जब इतना बता दिया तो घर पे इतना तो कर ही लोगी सॉल्व। नेक्स्ट क्या है? आरसी नेटवर्क दिया है क्या आपको? बिल्कुल, ऑक्सीलेटर दिया, आरएल दिया है और आर का मान दिया है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एचएफई फॉर सस्टेनिंग द ऑक्सीलेशंस? केवल एचएफई पूछा। कितना? 23 + 29 गुणा 1/2 है क्या? 29 गुणा 2 प्लस 4 RL पर 2 और जोड़ दो उसमें, कितना आया? 29 R/RL
29, तो 23 प्लस 29 गुणा 8/2 ही आया क्या? 8/4 प्लस 4 गुणा, तो कितना आया? 29 दूनी 58 प्लस 2 60, 83 आया क्या? ये 83 आ गया। चलो नेक्स्ट बता दो, बहुत सिंपल सा ही है। क्या होना चाहिए कॉलपिट ऑक्सीलेटर के लिए? HF शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू C2/C1, सेकेंड ऑप्शन। मैं क्या करूं, आपको बॉडी लेट है, अपन तो घने ही फास्ट है। नेक्स्ट, फटाफट बता दो, हो गया 2-3 क्वेश्चन। कॉलपिट के लिए कितना? ओमेगा, फर्स्ट ऑप्शन है क्या कॉलपिट के लिए? बिल्कुल सही है। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, इनमें कंफ्यूजन होता है, याद रख लेना डिट्टो, एग्जाम के लिए छोटे छोटे लगेंगे आपको। आरसी के लिए 2 लीटर की आवर्ती F इक्वल टू 1/A, अभी अभी लिखवाया है, कितना? √10 आना चाहिए, याद रखना √10। नेक्स्ट, निम्न 2 लीटर प्रवर्धन वास्तविक लूप प्रवर्धन के लिए स्थिति होगी L1 व L2 युग्मित नहीं है, अभी बताया था आपको, L1 व L2 युग्मित नहीं है, तो क्या होगा? हैं? M तो 0 हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर क्या था? कितना था ओमेगा स्क्वायर? 1/, कितना? L1 प्लस L2 तो 0, 2m तो 0, सॉरी 2m तो 0 इंटू C था ना, तो कितना आ गया बताना जरा? 1/C बराबर कितना आया? ओमेगा स्क्वायर L1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अभी जस्ट पीछे तो किया था अपन ने, इसमें तो किया था, सेपरेटली करके बताया था एक ब्रैकेट में, देखो था क्या आया था, ये वाला ही था, हो गया, बस यही था। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब लास्ट में कौन सा बचा अपना? FET बचा है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बढ़िया, लास्ट में पढ़ लेंगे इसको कल।